थीसिस तैयार हो गई। वो अपने आप में एक डॉक्यूमेंटेशन है, उस पर अगर वो लिखना चाहेंगे अपने आप में एक बहुत अच्छी पुस्तक लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम समाज से ले रहे हैं और एक अवसर होगा आपके पास कार्य करने का। मैं जब बार बार कहता हूं, हो सकता मेरी बात को बहुत सारे लोग बुरा मानते होंगे, मैं जब बार बार कहता हूं कि शिक्षकों को पठन पाठन के अलावा उनको गांव की जनगणना के साथ साथ मतदाता सूची के कार्य के साथ जरूर जाना चाहिए। उसने गांव की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की पूरी जानकारी हो पाती है। वो शिक्षा क्या जो हमें केवल सैद्धांतिक जानकारी तक, अक्षर ज्ञान तक सीमित रखे। अगर व्यवहारिक जानकारी न दे सकते तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं जीवन में। व्यवहारिक जानकारी जिस गांव में हम लोग जा रहे हैं, उन गांवों में जाकर के जहां हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें जानकारी तो होनी चाहिए इस गांव में कितने परिवार रहते हैं, किन किन परिवारों की आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने लोग कृषि के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग स्ट्रीट वेंडर हैं, कितने लोग श्रमिक हैं, कितने पशुपालक हैं, कितने लोग किस किस कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। ये जानकारी तभी होगी जब हम डोर टू डोर जाएंगे, एक एक घर का सर्वे करेंगे और जानकारी लेने के बाद फिर उस सर्वे को शासन को भी अवगत कराएंगे। है बहुत सारे ऐसे कथित विद्वान हैं जिन्होंने कहना शुरू कर दिया इन शिक्षकों से अब और दूसरा काम लेना ही नहीं है, अब इनको केवल विद्यालय में ले जाना है। और मुझे लगता है कि मैं उस दिन के आदेश को भी देखने वाला हूं जिस दिन वो ये कहेंगे कि कोई आवश्यकता नहीं, ये लोग घर से भी ऑनलाइन अपना पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कोरोना नहीं भी है तो क्या दिक्कत आ रही, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, कौन बात है, वो तो हो ही रहा है। उसमें भी कोई आदेश किसी दिन आ जाएगा, कोई उसमें भरोसा नहीं जी। लेकिन हम सबको व्यावहारिकता को जानना पड़ेगा और उसकी सच्चाई को भी जानना पड़ेगा और उस सच की तह में जाकर के हम लोगों को कार्य करना होगा। और इसलिए 100 जो शोधार्थियों को आज हम भेज रहे हैं, उनसे मैं एक आग्रह करूंगा कि अगला 2 साल 3 साल तक उन्हें उन विकास खंडों में कार्य करना पड़ेगा और कार्य करते हुए अपना परिणाम देना पड़ेगा। और जब वहां पर जाएं तो एक अपना अच्छा शोध ग्रंथ भी लिखें ग्रामीण विकास पर, क्योंकि आप में से मैं देख रहा था ज्यादातर लोग पीएचडी हैं, एमटेक हैं, एमफिल हैं। और आपके लिए एक अवसर होगा, क्योंकि आपका यह शोध ग्रंथ अपने आप में, देखिए, लिखने की सीखने में किसी भी उम्र में सीखने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई परहेज नहीं होना चाहिए। हमें हर दिन हर उम्र हमारे लिए सीखने की होती है, कुछ नयापन देने की होती है। भारत की परंपरा तो यही कहती है कि आनो भद्रा कर्तो यंतो विश्वत, यानी ज्ञान की परंपरा जहां से भी आ सकती है, ज्ञान की उस धारा के साथ हमें अपने आप को जोड़ना चाहिए और ज्ञान की उस धारा के साथ जोड़ करके आप अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ दे सकते हैं। जो 100 सीएम फेलोज आज यहां पर हम भेज रहे हैं 100 विकास खंड के लिए, जो आकांक्षात्मक विकास खंड है, इन 100 विकास खंडों को हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, सामान्य जनपदों से भी अच्छी श्रेणी में पहुंचाना है। हमारे विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्षगण भी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे सुनिश्चित करें कि इन 100 विकास खंडों में पूरा मैन पावर रहे, कहीं भी मैन पावर की कमी ना हो। 100 विकास खंडों के जो सीएम फेलोज वहां जा रहे हैं, इनके लिए आवासीय व्यवस्था जिला प्रशासन उन विकास खंड मुख्यालयों पर करे और वहां पर एक सुरक्षित और अच्छा वातावरण उन लोगों को दें। उन्हें वहीं से फिर पूरे विकास खंड का भ्रमण विकास टीम के साथ और अकेले भी जाकर के करना होगा। इस बात की ट्रेनिंग उन्हें पिछले कुछ दिनों की ट्रेनिंग के दौरान दी गई होगी और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त दे रहा हूं। मैं यहां चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, नियुक्ति विभाग के हमारे अपर मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी गण भी हैं, कि जो 100 सीएम फेलोज होंगे एक नया प्रयोग होगा। इनमें से जो भी बाद में शासकीय सेवा में आना चाहेगा, इनको हम वेटेज देंगे, एक निश्चित वेटेज देने का काम भी करेंगे और इनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि तब तक इनके पास कार्य का एक अनुभव हो चुका होगा
और इनको शासकीय सेवा में फिर वेटेज, एज में रिलैक्सेशन, और साथ साथ इस कार्य का अगर इनकी अच्छी रैंकिंग है तो उसके लिए फिर हमें उनको उस व्यवस्था के साथ जोड़ने की कार्रवाई के लिए भी शासकीय सेवा में जब विज्ञापन निकलेंगे 2 साल 3 साल के बाद, तो उसमें एक वेटेज भी उनको देने की कार्रवाई के साथ ये प्रक्रिया अभी से जुड़नी चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस प्रकार के फेलोज को हम प्रदेश के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी लागू कर सकें। अभी तो हम ग्रामीण क्षेत्र में दे रहे हैं, अभी हमें नगर विकास के क्षेत्र में भी इस प्रकार का कार्य करना है। हमारे पास इस समय देश के अंदर सबसे बड़ा अर्बन बॉडीज हमारे पास हो चुकी है। अर्बन बॉडीज का मतलब यानी 763, और मेरा अनुमान है कि कुछ समय के बाद ये बढ़कर के 800 क्रॉस करेगा। लेकिन अभी भी वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हम इन नगर निकायों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, जनता को बुनियादी सुविधाएं कैसे उपलब्ध करवाएंगे, ये इस दिशा हम उस पर कार्य करेंगे। मैंने औद्योगिक विकास विभाग को भी कहा है कि प्रदेश में निवेश के लिए भी कुछ फेलोज हमें रखने चाहिए। आईएम से जुड़े हुए हों, आईआईटी से जुड़े हुए हों, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हों, ऐसे 50 हो 100 हो, उनको हम जोड़ें और एक एक निवेशक के साथ उन्हें जोड़ें। निवेशक ने आवेदन किया, आवेदन उसका पर्याप्त है, फिर शेष कार्य हमारा फेलो यहां पे करेगा। उसको जब तक कि उसकी फैक्ट्री का भूमि पूजन का कार्य और उसका कार्य शुभारंभ न हो जाए, तब तक की निगरानी का काम और उसको अपडेट करने का काम और फेलो स्वयं ही करे। इस दिशा में औद्योगिक विकास को भी इस विभाग के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें निर्णय लेने की प्रकृति के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी यंग जनरेशन को आगे बढ़ के उसकी ऊर्जा का लाभ हमें लेना होगा। और जब भी हम इस कार्य को करेंगे, हमारी जो प्रतिभावान युवा शक्ति है, जो आज दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ दे रहा है, इसकी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अगर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में कोई देर नहीं लगेगी। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में हमें कोई देर नहीं लगेगी। इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ। मैं 100 जो सीएम फेलोज हैं, जिन्हें आज 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में जाकर के अपने कौशल का परिचय देना है, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो।